अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी अगर ये किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूएस और कनाडा ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी ऐसे जंगलात और पहाड़ हैं जिसमें कई ज़्यादा राज पोशीदा हैं जो कि सदियों से चलते आ रहे हैं और आज तक हैं। आज की स्टोरी जो हमारे साथ शेयर की है वो भी एक फॉरेस्ट रेंजर ने ही शेयर की है जो कि गुजरे हुए ज़माने में फॉरेस्ट रेंजर रह चुके थे। खैर अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो उन जंगलात में हो चुके हैं और उन पहाड़ी सिलसिलों में हो चुके हैं उनमें से उन्होंने चंद का जिक्र किया है। इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और उस पहाड़ी सिलसिले का भी नाम बताने से मना किया है, लेकिन वो पहाड़ी सिलसिला कनाडा में ही है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे पहाड़ हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ मशहूर हैं और वेस्टर्न इलाकों में तो वो कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा ही मशहूर हैं। मतलब कि हर दूसरे से तीसरे घर में इस कहानियों का जिक्र किया जाता है और वो कनाडा के उस तमाम पहाड़ी सिलसिलों में से किसी एक स्पेसिफिक पहाड़ी सिलसिले की कहानियाँ हैं। उस पहाड़ी पर लोग कितने खुफिया तरीके से गायब हो जाया करते हैं, ये बहुत ही हैरानकुन बात है और वहाँ के रहायशी इन बातों को जानते हैं और वहाँ पर किसी के गुम जाने की खबरें बहुत आम हैं। और इतने ज़्यादा केसेस उन इलाकों से आने के बावजूद भी गवर्नमेंट भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, ना ही मीडिया वगैरह पर इसकी बात की जाती है। उसके अलावा इन केसेस पर इतना काम भी नहीं किया जाता। हालांकि सदियों से इन जगहों पर लोग घूमते आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ना ही उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं और ना ही उनका पता चलता है कि वो गए कहाँ। उसके बावजूद इन जगहों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। या तो वो लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी ताकतें मौजूद हैं, या तो वो इस जगह पर ध्यान ही नहीं देते। उसी पहाड़ी सिलसिले पर एक गांव भी मौजूद है। लोग ज़्यादातर तो उस पहाड़ की तरफ जाने से इज्तनाब करते हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी वजह से जाना भी पड़ जाता है तो अक्सर लोग बीच में से गुम जाया करते हैं। इसीलिए उस पहाड़ी की तरफ लोग कम ही जाया करते हैं। बताता चलूं कि उस पहाड़ी पर ना तो कोई जंगली जानवर हैं और ना ही वो पहाड़ी इतनी ख़तरनाक है। बेशक वो उस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ना ही वो इतनी ख़तरनाक है और ना ही वहाँ पर कोई जंगली जानवर मौजूद है। उसके बावजूद जब भी वहाँ पर कोई बंदा गुम जाता है तो उसके बारे में ये रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है कि वो जंगली जानवरों का शिकार हो गया है। लेकिन वहाँ के रिहायशी और गांव वाले जानते हैं कि यहाँ पर आज तक कोई भी जंगली जानवर नहीं देखा गया और उनकी भेड़ बकरियों में से भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। सिर्फ इंसान ही क्यों गायब हो जाते हैं। इनके किस्से सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने हेडफोन्स पहनकर किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए। लाइट्स को ऑफ कर दीजिए ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ और जो वाक़यात मैं आज आपके साथ बयान करने वाला हूँ वो मेरी लाइफ में असल में हो चुके हैं और मेरे आंखों देखे। हालांकि उससे पहले भी मैंने काफ़ी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ जो कि मेरे सामने सब कुछ हो चुका है। सबसे पहले एक घर की बात शेयर करता हूँ जो कि उसी पहाड़ी सिलसिले के साथ एक गांव में मौजूद घर था। उनका बेटा आर्मी में जॉब किया करता था और काफ़ी दिनों बाद अपने घर वापस आया करता था, मतलब जब भी छुट्टी मिला करती थी। लेकिन इस दफ़ा जब वो छुट्टियों पर आया था तो वो 2 से 3 माह के लिए आया था और हुआ कुछ यूँ था कि उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि वो अपने घर वापस आ रहा है और सीधा अपने गांव पहुंचकर किसी को मिले बगैर वो सीधा ही उस पहाड़ी की तरफ जाने लगा जो कि उनके गांव के साथ पड़ती थी, कि जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे गुम चुके हैं। पता नहीं उसको ऐसा क्या हुआ था, वो पहले कभी भी इस पहाड़ी की तरफ नहीं गया था। तो इसी तरह वो अपने घर बताए बगैर अपनी यूनिट से सीधा अपने गांव पहुंचने के बाद उस पहाड़ी की तरफ जाने लगा।
वो अपने यूनिट पर बता कर आया था कि वो वहाँ जाकर घूमना फिरना चाहता है। उसके बाद वो सीधा उस पहाड़ी पर चला गया। जब उसके यूनिट से कुछ दोस्तों ने उसे कॉल की और ये पूछना चाहा कि वो सही सलामत और खैरियत से पहुँच गया है, तो उसका सेल फ़ोन ऑफ जा रहा था। उन्होंने 1 से 2 दिन कॉल करने की ट्राई की, लेकिन उसका सेल फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो उन्होंने उसके घर वाले नंबर पे कॉल की, जो कि इसके वालिद का नंबर था। तो उन्होंने आगे से कॉल उठाई, तो वो पूछने लगे कि क्या वो खैर खैरियत से पहुंच गया है। तो उसके वालिद ने कहा कि हमें तो इस तरह की कोई खबर भी नहीं दी गई और ना ही वो अब तक घर आया है। तो उन्होंने कहा कि वो तो यही कह कर गया था कि वो अपने गांव जा रहा है और उसके बाद उसका कोई साथ वाली पहाड़ी पर जाने का भी इरादा था। ये बात सुनने के बाद उसके वालिद काफ़ी हैरान हुए और बाहर जाकर गांव में पता करने लगे। तो 1-2 बंदों ने बताया कि उन्होंने उसको गांव की तरफ से इस पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद उसको नहीं देखा गया। ये बात फॉरेस्ट रेंजर मतलब हमारे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट की गई। तो हम उस बंदे को ढूंढने के लिए उस पहाड़ी की तरफ गए। वो सर्दियों के दिन थे और जनवरी का महीना था और पहाड़ों पर काफ़ी मोटी चादर चढ़ी हुई थी बर्फ़ की, जिसकी वजह से उसको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी। उसके बावजूद हमने वो पूरा एरिया देख लिया, लेकिन उसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिला। लिहाजा कोई क्लू ना मिलने की वजह से उस केस को वहीं पर बंद कर दिया गया। उसके घर वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका बेटा उस पहाड़ी की तरफ जा सकता है, और वो भी इतने अचानक, और यूनिट से सीधा ही वहाँ चला गया और घर में किसी को मिलने तक नहीं आया। इसी तरह उसको गुमे हुए 1 हफ्ता गुजरा, फिर 2 हफ्ता, और इसी तरह 3.5 माह गुजर गए कि फॉरेस्ट रेंजर के एक विजिटिंग स्क्वाड को, जो कि वहाँ से गुजर रहा था, उसी पहाड़ी पर उसकी बॉडी मिली और देखने पर यह पता चला कि वो जिंदा है और उसके कपड़े काफ़ी फटे पुराने हालत में लग रहे थे। उसको सबसे पहले फॉरेस्ट रेंजर के डिपार्टमेंट ले जाया गया। उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि ये वही लड़का है जो कि 3.5 माह पहले गुम चुका था और साथ के गांव का ही रहने वाला था। उसके बाद उसको गांव उसके घर लेकर जाया गया। उससे ये भी पूछा गया कि वो इतने अरसे से कहाँ था, और उस पहाड़ी पर तो उसको काफ़ी ढूंढा गया है, लेकिन वो नहीं मिला। तो उसने बताया कि मुझे उस पहाड़ी पर जाने तक का तो सब याद है, कैसे मैं गांव तक पहुंचा, बस से उतरा, उसके बाद उस पहाड़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही उस पहाड़ी पर एक खंडर पड़े घर के पास में पहुंचा, जो कि काफ़ी बड़े बड़े दरख्तों के अंदर था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उसके बाद की कोई बात मुझे अभी तक नहीं याद। बस उससे पहले का सब याद है, ना ही उसके बाद का कुछ याद है कि मैं आप लोगों को उस जगह पर कैसे मिला। ऐसे लग रहा है कि मेरी इतने अरसे की तमाम मेमोरी को मिटा दिया गया है और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इस फॉरेस्ट रेंजर्स की टीम में मैं भी शामिल था, तो हमने ये आइडिया लगाया कि हो सकता है कि इसको कोई सर पर चोट लगी हुई हो, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं और ये सब कुछ भूल चुका है। लेकिन उसके बाद जब उसके घर वालों ने उसके कपड़ों के नीचे देखा तो उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा निशान थे, और वो निशान भी मारने के नहीं थे, ना ही किसी जानवर के दिए गए निशान थे, बल्कि वो प्रिसाइज निशान बनाए गए थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे उनको पूरी कैलकुलेशन से उसके जिस्म पर बनाया गया हो। एक ही तरह की एग्जैक्ट वक्फे से लाइंस बनी हुई थी, जैसे कि लेज़र लाइट से उसके जिस्म पर वो निशान बनाए गए हों। और काफ़ी सारे ऐसे क्रिएचर्स की तस्वीरें भी उसके जिस्म पर बनाई गई थी और एनग्रेव की गई थी कि जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी चीज़ों के कब्ज़े में था जो कि शैतानी चीज़ें थीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको कुछ एलियंस पकड़कर ले गए थे और उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसको दोबारा यहाँ पर छोड़ दिया गया। पता नहीं उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी और कितनी नहीं, लेकिन हमारी आंखों के सामने तो ये सब कुछ था जो हम देख चुके थे, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे केसेस दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट को मिल रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। कभी किसी गांव का कोई बच्चा गुम हो जाता था और कभी किसी गांव का कोई नौजवान पहाड़ी पर गुम होता था और पत्नी किसी दूसरे ही कंट्री स्टेट में उसकी लाश पाई जाती थी। मतलब कि किसी दूसरी कंट्री स्टेट के पहाड़ी सिलसिले में जाकर मिलता था और वो भी मुर्दा हालत में। इसी तरीके के एक चरवाहे की कहानी है
जो कि अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पहाड़ी पर चरवाने के लिए गया हुआ था। वो मामूल के मुताबिक उसी पहाड़ी पर अपनी बकरियों को लेकर जाया करता था और सही सलामत वापस भी आ जाया करता था। उसको कई लोगों ने मना किया था कि इस पहाड़ी पर ना जाया करे, यहाँ पर कई ज़्यादा लोग गुम हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शैतानी ताकतों का बसेरा है और ऐसी ताकतें जो कि हमारे गुमान से भी परे हैं। लेकिन वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। और इसी तरीके एक सर्दियों के दिन, हालांकि इतनी सर्दी तो नहीं थी और ना ही पहाड़ी पर इतनी बर्फ़ थी और जानवरों के खाने लायक घास भी वहाँ पर थी, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को सुबह के 8 बजे वहाँ लेकर गया। लेकिन आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं लग रहा था। उसको गए हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे और उसके घर बीवी बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। लेकिन जब उनकी सारी उम्मीद ख़त्म हो गई कि अब वो वापस आएगा, तो गांव के मर्दों को इकट्ठा करने लगी और कहने लगी कि मेरा शोहर 6-7 घंटे से उसी पहाड़ी पर गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। तो गांव के तमाम मर्दों ने फॉरेस्ट रेंजर वालों के पास जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उस दिन उनके गांव का पीसीओ भी काम नहीं कर रहा था और गांव में लोगों के पास सेल फोन्स भी नहीं थे। यह वाक़या इस बंदे के वाक़े से काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो कि आर्मी में था। तब तक तो घरों में फ़ोन्स आ चुके थे, लेकिन ये बात उससे तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी है। उस टाइम तक गांव में बस पीसीओ हुआ करता था और तमाम लोकल्स उन्हीं को यूज़ किया करते थे, क्योंकि उस पहाड़ी के पास कोई भी कम्युनिकेशन टावर मौजूद नहीं था ताकि किसी सिम को यूज़ किया जा सके। इसलिए जब पीसीओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो लोग खुद ही फॉरेस्ट रेंजर के डिपार्टमेंट आन पहुंचे और उस बंदे के बारे में बताने लगे और कहने लगे कि उसको घूमे हुए 10 से 11 घंटे हो चुके हैं। तो मैं अपनी कुछ टीम के साथ दोबारा से उस पहाड़ी पर गया और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। हालांकि उसकी बकरियां ऊपर मौजूद थीं, लेकिन उसका उनके पास कोई नामो निशान नहीं था, ना ही कोई उसका ऐसा क्लू मिल रहा था कि जिसके ज़रिए उसको ढूंढा जाए। अब ये केसेस मेरा सर चकराने लगे थे, क्योंकि बंदे तो उसी पहाड़ी पर घूमते थे, लेकिन उनको ढूंढने के लिए कोई 1% भी क्लू नहीं मिलता था। मतलब कि जो भी चीज़ उनको ले जाया करती थी वहाँ से, लगता तो ऐसे था कि वो उनके पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती थी। उन बकरियों के झुंड को उन गांव वालों के बंदों के साथ वापस भेज दिया गया और इस केस को भी क्लोज कर दिया गया, क्योंकि क्लू ना होने की वजह से केस को ज़्यादा देर जारी रखना काफ़ी मुश्किल था। उसको गुमे हुए 1 से 1.5 माह तकरीबन हो चुका था। तो जो उस पहाड़ी के साथ एक रीजन स्टार्ट होता था जो कि डिफरेंट ही कंट्री का था, तो उस पहाड़ी सिलसिले में एक बंदे की लाश मिली। देखने में यूं लग रहा था कि वो बंदा अभी 1 से 2 घंटे पहले ही मरा है और उसकी मौत ठंड में जमने की वजह से हुई है, हाइपोथर्मिया की वजह से। तो जब उस शख्स की शिनाख्त की गई और उसका पूरा बायोमेट्रिक निकाला गया, तो पता चला कि 1.5 माह पहले साथ वाले पहाड़ी सिलसिले से एक बंदा गायब हुआ था। तो जब उनको इसका सारा रिकॉर्ड सेंड किया गया कि कहीं ये वही बंदा तो नहीं, तो पहले तो इन लोगों ने उस डाटा को चेक करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उसको गुमे हुए 1 से 1.5 माह हो चुका था और जिस पहाड़ी सिलसिले से वो इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी वो वहाँ से 400-450 किलोमीटर दूर था। तो वो शख्स तो होना बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन उसके बावजूद भी सीनियर्स ने कहा कि एक दफ़ा डाटा को चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने के बाद हम सब के पाँव के नीचे से ज़मीन तक निकल गई। ये वही बंदा था जो कि 1.5 माह पहले उसी पहाड़ी पर घूम चुका था। खैर, उसकी डेड बॉडी को बाय एयर हमारे फॉरेस्ट रेंजर के डिपार्टमेंट तक पहुंचाया गया। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके गांव तक भेज दिया गया। उसकी लाश देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से डरते डरते मरा हो। उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी और उसकी आंखों से डर वाज़ेह नज़र आ रहा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और भयानक थी। और उसी को देखते देखते उसकी जान निकल गई। उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे उसने पहले दिन पहने थे, बिल्कुल फ्रेश, और उसके ऊपर कोई दाग वगैरह भी नहीं था।
उसकी बॉडी में एक काफ़ी अनयूजुअल चीज़ थी। उसका पूरा सीना चाक किया गया हुआ था। उसके बाद उसको स्टिच भी किया गया था। इसके बाद हमने उस दूसरे रीजन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या इसकी बॉडी पर कोई पोस्टमार्टम वगैरह किया गया है, तो उन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसकी पूरी बॉडी को स्कैन भी किया गया कि कहीं इसके अंदर से ऑर्गन्स वगैरह गायब तो नहीं, लेकिन उसके अंदर पूरी चीज़ें थीं। उसके बावजूद इस बंदे को क्यों चीरा फाड़ा गया था हम नहीं जानते। उसके हाथ पर भी काफ़ी सारे कट्स लगे हुए थे और स्टिच भी हुए हुए थे। ये सारी बातें हमारी सोच से परे थी। दिन ब दिन मैं ऐसे वाक़यात देखता जा रहा था और उन जंगलों के राज मेरे दिल में बसते जा रहे थे। मैं उन राजों से पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ खौफज़दा भी अब होने लगा था, क्योंकि उन पहाड़ों में कोई ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो कि हमारी इंसानी सोच से काफ़ी परे थी। ऐसे वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। एक दफ़ा को तो यूं हुआ, हम मामूल के मुताबिक पहाड़ के नीचे जो साथ ही एक घना जंगल था उसमें राउंड पर निकले हुए थे। बस वैसे ही राउंड पर निकले हुए थे, क्योंकि उन दिनों में हमारे पास कोई ऐसे केसेस नहीं हुआ करते थे, तो दिन के हम 1 से 2 राउंड जंगल के या पहाड़ की साइड के किया करते थे, क्योंकि ये हमें पीछे से ऑर्डर्स मिला करते थे। तो भी हम राउंड पर निकले ही हुए थे कि नहर के बिल्कुल पास से हमें अपनी तरफ एक गाड़ी आती दिखाई दी, और गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही थी, और वो जो भी उसको ड्राइव कर रहा था वो बिल्कुल पागलों की तरह ड्राइविंग कर रहा था। हमने समझा कि वो गाड़ी हमारे अंदर आकर ठोक डालेगा, लेकिन उसने बिल्कुल हमारे पास आकर ब्रेक लगाई और जल्दी से गाड़ी से निकलकर एक नौजवान लड़का भागता हुआ हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। हमने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है उसके साथ, तो उसने कहा कि वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बस आप लोग मेरा कैंपिंग का सामान जितना भी है जो मैंने उस एरिया के पास लगाया हुआ था वो जाकर उठा लाए। हमने जल्दी से उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरे ही फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के एक बंदे को उसकी गाड़ी ड्राइव करने को कहा। सबसे पहले तो हम फॉरेस्ट रेंजर के डिपार्टमेंट में वापस गए और उससे पूछने लगे कि वो क्यों इतना डरा हुआ है। तो वो कहने लगा कि मैंने मेरे कैंप के पास काफ़ी सारे 12 सिंगों को मरे हुए देखा है। तो हमने कहा कि इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है, बेशक कि जानवरों को ऐसी मरी हुई हालत में देख के इंसान खौफज़दा ही होगा, लेकिन इतना भी क्या डर कि तुमसे बोला ही नहीं जा रहा। वो कहता कि बस मैं आपको और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता और ना ही मैं इस बारे में बात करने के मूड में हूँ, लेकिन बस आप मेरे पर एक एहसान करें कि आप मेरा सामान वहाँ से ला दें। तो हमारे फॉरेस्ट रेंजर के जो हेड थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम लोग इसका सामान वहाँ से ले आओ, लेकिन हमें तो उस जगह का भी एग्जैक्ट नहीं पता था और ना ही उस शख्स को पता था। तो बस वो कहने लगा कि जो नहर वहाँ से शुरू होती है उसी के इर्द गिर्द मैंने कहीं कैंप लगाया हुआ था, उसी नहर के सीध में चलते जाएं तो कहीं ना कहीं आपको कैंप नज़र आ जाएगा, लिहाजा मैं आप लोगों के साथ कतई नहीं वहाँ पर आऊँगा। मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया कि ऐसे इसने वहाँ पर क्या देख लिया है, बस मरे हुए हिरन ही तो देखे हैं और ये जंगल में तो बिल्कुल आम बात है। खैर मैंने ठंडी सांस ली और उसी गुस्से के साथ जीप में बैठा और साथ अपने एक टीम मेंबर को बिठाया और हम लोग उसके कैंप को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अभी हम उसी नहर के साथ अपनी गाड़ी को चलाते जा रहे थे और वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना था कि हमें थोड़ी ही दूर उसका कैंप नज़र आ गया। हम जल्दी से अपनी गाड़ी को वहाँ लेकर गए तो जो मंजर हमने देखा वो देखकर हम भी एक दफ़ा को बिल्कुल सुन पड़ गए। हमने क्या देखा कि उसके कैंप के बिल्कुल साथ तकरीबन काफ़ी सारे 12 सिंगा मरे पड़े थे, और ऐसे नहीं मरे पड़े थे कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया, बल्कि वो ऐसे थे कि जैसे उनको किसी गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया हो, और उनकी बोटियां मतलब उनका गोश्त और उनके लोथड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, और ये कोई जानवर तो ज़रा भी नहीं कर सकता था। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया। हालांकि मैं पहले अपने इस करियर में कभी नहीं डरा था, लेकिन ये देखने के बाद मैं कांपने लगा था, क्योंकि ये किसी जानवर का काम तो नहीं था
और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उस एरिया में जंगली जानवर नहीं थे और पहाड़ के ऊपर तो कोई भी जानवर नहीं थे। तो ये किसने किया था मैं नहीं जानता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको आसमान से किसी ने बहुत जोर से ज़मीन पर फेंका हो और उनके बोटियां इधर उधर बिखर गई हों, और वो भी पूरे इलाके में इधर उधर नहीं फैली हुई थी, बल्कि एक ही सर्कल था जिसके अंदर वो सब कुछ हुआ था, और उससे इर्द गिर्द कोई भी निशान, कोई भी खून का निशान तक भी नहीं था। बस उसी एरिया के अंदर अंदर ही जो था वो था। मतलब कि किसी ने जानबूझकर उनको इस एरिया के अंदर ही मारा है, और उससे बाहर एक बोटी का टुकड़ा तक नहीं था। मेरे साथ वाले टीम मेंबर ने कहा कि कहीं ये किसी इंसान का काम तो नहीं, मतलब वो इंसान जो जानवरों के शिकार के लिए आते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई इंसान कर सकता है, ज़रा देखो, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन 12 सिंगा को किसी ने एक ही जगह पर इकट्ठा करके बॉम्ब से उड़ा दिया हो, और ऐसा तो कोई करेगा नहीं, और अगर किया होता तो उस बंदे को भी पता होता जो कि यहाँ कैंपिंग कर रहा था। लिहाजा हमने जल्दी से पीछे अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर अपने हेड को इस तमाम मामले के बारे में इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने कहा कि गिन के बताओ तकरीबन कितने 12 सिंगा वहाँ पर मरे हुए। तो हमने कहा कि इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनका जिस्म सलामत नहीं। तो उन्होंने कहा कि खोपड़ियों से ही अंदाज़ा लगा लो। लिहाजा हमने 12 सिंगों की खोपड़ियाँ गिनी जो सही हालत में थीं, वो भी तकरीबन 19 से 20 थीं, और बाकी हम नहीं जानते कि वहाँ पर पूरी उनकी तादाद कितनी थी। ये सारा कुछ देखकर और नोट करके हम उसी गाड़ी में बैठे और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वापस जाने लगे। पूरे रास्ते में इसी बारे में सोचता जा रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ और किसने किया होगा, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, और ना ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा था कि जिससे पता चल सके कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। हमने उस बंदे को उसका सामान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाकर वापस किया और उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आई थी किसी भी किस्म की कि इतने सारे 12 सिंगा वहाँ पर मरे हुए हैं और तुम्हें पता तक नहीं चला कि कैसे हुआ ये सब। तो उसने कहा कि मैं रात को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था, और जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये मंजर देखा, और मुझे ज़रा भी नहीं पता और ना ही कोई शोर की आवाज़ आई कि ये कैसे हुआ। खैर, हमने आपस में बात की कि इंसान चाहे जितना भी ड्रिंक कर चुका हो, लेकिन अगर इतना बड़ा हादसा हो और इतने 12 सिंगों को एक जगह पर मारा जा, और वो भी इतने बुरे तरीके से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको पता ना चला हो। ये राज हमारी समझ से परे था, और ये उस शख्स का काम भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और ये किसी इंसान का काम तो था ही नहीं। लिहाजा इस केस को भी वहीं पर बंद कर दिया गया। बस कुछ 12 सिंगों की मौत को बीच में रिपोर्ट में लिखा गया और उसके बाद पीछे भेज दी गई और कहा कि उनको किसी जानवर ने मार दिया है। हालांकि वो भी जानते थे और हम भी जानते हैं कि उस जगह पर कोई भी ऐसा जंगली जानवर मौजूद नहीं था कि जो उनका ऐसा हाल करता। खैर, हमारे फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के जो सीनियर हेड्स थे, जो काफ़ी अरसे से वहाँ पर काम कर रहे थे, वो इन चीज़ों पर चुप रहने को कहते थे। देखने से ऐसा लगता था कि वो इन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। अक्सर जब हम उन जंगलात में से गुजर रहे होते थे तो हमें जगहों जगहों पर पड़ी हुई सीढ़ियाँ नज़र आती थी। हाँ, सीढ़ियाँ। और उन जंगलात में उन सीढ़ियों का तो कोई काम ही नहीं हुआ करता था। वो जस्ट जंगल के बीचों बीच रखी गई होती थी, और ना ही उनके साथ कोई घर होता था और ना ही कोई जगह कि उन सीढ़ियों से चढ़कर उस जगह पर जाया जाए। बस सीढ़ियाँ पड़ी हुई होती थी। कभी ऐसी सीढ़ियाँ कि जो लोहे से बनी हुई, और कभी लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियाँ कि जैसे उनको अभी के अभी किसी महल से लाकर वहाँ पर रखा गया हो। लेकिन हमारे फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के जितने हेड थे, उन सब ने हमें इन चीज़ों के बारे में बात करने से मना किया हुआ था और कहा हुआ था कि कभी भी कोई ऐसी सीढ़ियाँ देखने को मिले तो तुम लोगों ने उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना और इन चीज़ों के बारे में बात करने से गुरेज करना है। और अगर हमें कभी कोई इस बारे में बात करता हुआ दिख गया या पता चला तो उसी टाइम उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा और उसके एक्सपेंसेस भी उसको नहीं दिए जाएंगे। इसीलिए उन चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं किया करता था। हालांकि मुझे कई बार तजस्सुस होता था
कि मैं उन सीढ़ियों पर जाकर देखूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। और साथ वाले टीम मेंबर्स भी मना किया करते थे कि अपनी जॉब को रिस्क में मत डालो। कोई कोई सीढ़ियाँ तो ऐसी भी हुआ करती थीं जैसे 200 से 300 साल पुरानी हो और किसी पुराने लकड़ी के घर में से लाकर रखी गई। लेकिन हम नहीं जानते उनको वहाँ रखे जाने का क्या मकसद था और वो वहाँ पर क्यों होती थी। एक और छोटा सा वाकया जो कि मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ कि हम लोग मामूल के मुताबिक जंगल के अंदर मौजूद थे और स्टिक्स के थ्रू हाइकिंग करते हुए जंगल के ऊपर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमें रिपोर्ट की गई थी कि 2 शख्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको नीचे लेकर आना है और उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं कि जिससे वो नीचे उतर सकें। लिहाजा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने उनको नीचे लेकर आना है। अब हम यूं ही चलते जा रहे थे कि साथ वाला जो कच्चा रास्ता था जो कि गाड़ियों वगैरह के लिए था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तंग रास्ता था और उसके साथ ही काफ़ी बंदों ने कैंप्स लगाए हुए थे। तो अचानक से एक ट्रक ड्राइवर जो कि मेन रोड से होता हुआ उस जंगल की तरफ उस नैरो रोड पर मुड़ गया और इतनी स्पीड से वहाँ जा रहा था कि हम लोग आपको बता नहीं सकते, और अंधों की तरह गाड़ी को बस वहाँ से चलाए जा रहा था कि हमने सीटी मारकर उसको रोका। तो उसने गाड़ी रोकी और हम भागकर उसके पास गए। तो हमने कहा कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, और बोर्ड भी लगा हुआ है कि 7 कैंपर्स हैं और ये हाइकिंग की जगह है, तो तुम्हें अपनी गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, और एक तो तुम ट्रक को यहाँ पर ले आए हो जो कि लाना यहाँ पर अलाउ ही नहीं, और ऊपर से इतनी स्पीड में जा रहे हो। तो उस बंदे से हमने पूछा कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी में। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ना ही मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने अपने ट्रक को क्यों मोड़ा है, बस वो मुझे बुला रहे हैं। हमने उससे पूछा कि कौन तुम्हें बुला रहा है, तो वो कहने लगा बस वो मुझे बुला रहे हैं और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो वरना वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो ये बात कहकर दोबारा से ट्रक को भगाता हुआ उसी कच्चे रास्ते पर आगे जाने लगा। हमने काफ़ी सारी पीछे से विसल्स की, लेकिन उसने ट्रक को नहीं रोका। हमने अपने डिपार्टमेंट से गाड़ी मंगवाई ताकि उसका पीछा कर सकें, और 2-2 बंदों की टीम बनाई। 2 बंदे उन हाइकर्स के पास गए जो कि जंगल के अंदर से जाना था, और हम 2 बंदे गाड़ी पर बैठकर, मतलब जीप पर बैठकर उसके पीछे जाने लगे कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर कहाँ गया। 10 से 12 किलोमीटर की मुसाफरत के बाद हमें वो ट्रक एक छोटी सी झोंपड़ी के पास खड़ा हुआ दिख गया। जैसे ही हम उस झोंपड़ी के पास गए तो देखते क्या है कि उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं है, और वो ट्रक पीछे से खाली हो चुका है, मतलब कि उसके पीछे सामान लोड था लेकिन अब वो बिल्कुल खाली था। उसके अंदर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। हमने उस पूरे एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग का काम चल रहा है, लेकिन ना ही उस बंदे का पता चला जो कि ट्रक को ड्राइव कर रहा था, और ना ही ये पता चला कि उसको बुलाया किसने था, और ट्रक के पीछे जो काफ़ी सारा सामान लोड था, क्योंकि उस ट्रक के टायर से पता चल रहा था कि उसमें काफ़ी सारा वेट है। वो सारा सामान आखिर उसने इतने जल्दी कैसे उतारा और कहाँ गया। बीच में इंसानों के कपड़े भी मौजूद थे, फटे हुए, खून से भरे हुए, लेकिन किसी भी डेड बॉडी का इधर उधर कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे केसेस देखकर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। इंसानों का फौरन से गायब हो जाना और फिर दोबारा मिलना ही नहीं, और ऐसे अनसॉल्व राज कि जो आज तक मैं सुलझा नहीं सका। बेशक मेरे पास इस करियर में देखे गए ऐसे और भी इंसिडेंट हैं कि जिनमें मैंने कुछ क्रिएचर्स को बिल्कुल अपने सामने देखा है, लेकिन वो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज भी मैं उसी शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका हूँ, और इस 20 से 25 साल के अरसे में मैंने इतने ज़्यादा केसेस देखे हैं और इस तरह की चीज़ें देखी हैं और तरह तरह के केसेस पे काम किया है जो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये उनमें से सिर्फ 3 से 4 किस्से थे जो कि इतने खौफनाक भी नहीं। कभी वक्त मिला तो मैं उन 20 से 25 साल में से
ऐसे केसेस ढूंढ कर लाऊंगा जो कि मेरी ज़िंदगी में देखे गए सबसे खौफनाक केसेस थे। बेशक मैं काफ़ी सारे केसेस भूल चुका हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे केसेस याद आएँ जो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की फॉरेस्ट रेंजर की कहानियाँ। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर स्टोरीज चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।